मैं डॉक्टर राकेश जड़गवे, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज कोकानगर डिस्ट्रिक्ट रायपुर। हम लोग मौलिक अधिकारों के अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और लगभग 5 पार्ट में ये लेक्चर मेरा खत्म होगा मौलिक अधिकारों का। अभी तक हम लोगों ने पहले पार्ट में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं देखी, दूसरे पार्ट में स्वतंत्रता, समानता और शोषण के विरुद्ध अधिकार देखा, तीसरे पार्ट में हम लोगों ने धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार देखे। चौथे पार्ट में हम लोग कुछ नियमों, कानूनों और विनियमों यानी रूल्स, एक्ट्स एंड रेगुलेशंस के सेविंग्स, व्यावृत्ति देखेंगे। आमतौर पर पाठ्य पुस्तकों में जो लोग पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट बुक्स में खास करके ग्रेजुएशन लेवल पे किताबों में इसका जिक्र नहीं मिलता है। बहुत ज़्यादा इसको ज़रूरत महसूस नहीं की जाती क्योंकि ये अधिकार के रूप में नहीं है, तो इनको अधिकार हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन मौलिक अधिकारों के अध्याय में दिया गया है और इनका महत्व है, इसलिए हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। सामान्य लोग जो जानना चाहते हैं प्लस जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उपयोगी होगा, तो उनको जानना चाहिए। स्नातक स्तर के यूजी लेवल के भी बच्चे अगर उसको जानते हैं तो बेहतर होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे जुड़े हुए सवाल आ सकते हैं और संविधान के बारे में जब हम जानते हैं तो हमको पूरी बातें जाननी चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कुछ विधियों, अधिनियमों और विनियमों की व्यावृत्ति और विधि मान्यकरण, सेविंग्स एंड वैलिडेशन ऑफ सर्टेन लॉज, एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। सबसे पहले हम लोग देखें व्यावृत्ति का मतलब क्या होता है। व्यावृत्ति का मतलब होता है आवरण देना, ढकना या सुरक्षित करना, कवच पहनाना। तो कुछ नियमों, कानूनों को सुरक्षित किया जाना किस संदर्भ में हम लोग इसके आगे देखेंगे। और वैसे विधि मान्यकरण, वैलिडेशन, यदि कोई नियम ऐसा है, अब हम कहेंगे नियम को भी विधि मान्यकरण करने की जरूरत क्या होती है, जो विधि है उसको विधि मान्यकरण की जरूरत क्या होती है। तो अगर आपको अनुच्छेद 12 याद होगा तो उसमें ये मेंशन किया गया है कि कोई भी कानून या एक्ट या रूल, लॉ, एक्ट और रूल जिनके हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, या रेगुलेशंस जो मौलिक अधिकारों के भाग के विरुद्ध होंगे, सीमित मौलिक अधिकारों को सीमित करते होंगे, उनको बाधित करते होंगे, तो वे अविधि मान्य यानी असंवैधानिक घोषित किए जा सकते हैं न्यायपालिका द्वारा। यहाँ उस अर्थ में विधि मान्यकरण की बात हो रही है कि कोई ऐसा कानून, कुछ कानूनों को जो यहाँ पर सेविंग्स दी गई है, सर्टेन सेविंग्स ऑफ सर्टेन लॉज, कुछ कानूनों को या कुछ विशेष प्रावधानों को बचाव किया गया है अनुच्छेद 12 से। तो ये आवरण है, ये कवच है, इसलिए व्यावृत्ति शब्द की बात की गई है। और प्लस विधि मान्यकरण, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो अपरेंटली लगेंगी कि मौलिक अधिकारों के विपरीत हैं, मौलिक अधिकारों के विपरीत हो भी सकती हैं, फिर भी वो वैलिड होंगी, लीगल होंगी। तो इसके लिए अनुच्छेद 31 क, ख, ग और घ, जिसमें 31 घ 31D अब समाप्त हो गया है, 31A, 31B और 31C है। आप इसमें देखेंगे 31 क एक साथ लिखा हुआ है, इंग्लिश में 31 कैपिटल A लिखते हैं। संविधान पढ़ते समय हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 31A कैपिटल A या 31 ब्रैकेट में स्मॉल a, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। 31A कैपिटल A के साथ का मतलब है वो एक अलग अनुच्छेद है, 31 अलग अनुच्छेद है, 31A अलग अनुच्छेद है, 31B अलग अनुच्छेद है। लेकिन 31 और अगर ब्रैकेट में A लिखा जाए, स्मॉल a, तो इसका मतलब ये है कि वो अनुच्छेद 31 का एक पैरा है, एक पैराग्राफ है। तो यहाँ पर हम लोग 31A, 31B, 31C की बात कर रहे हैं, 31 क, 31 ख और 31 ग की बात कर रहे हैं, 31 घ अब नहीं है। तो ये तीनों अलग अलग अनुच्छेद हैं। तो 31 क 31A में लिखा हुआ है विधियों की व्यावृत्ति, सेविंग्स ऑफ लॉज, कुछ कानूनों को जिनको सुरक्षित किया गया है। वो किस तरह के कानून हैं, संपत्ति का या उस पर अधिकार का अधिग्रहण, ये दो चीज़ें हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान सभा में जो सदस्य थे वे सब, उनमें से अधिकांश वकील थे और न्याय के पेशे से जुड़े हुए थे, उन्होंने वकालत की थी, तो उनकी भाषाएं और इसलिए हमारे संविधान को बहुत बार
पढ़ते समय लगता है कि बहुत क्लिष्ट है, बिल्कुल वो लॉ बुक जैसा लगता है, वो लॉ बुक है, कानून की ही किताब है। तो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि तकनीकी तरीके से उसको लिखा गया है, और उसका कारण यह है कि कानून के मामले में फुल स्टॉप कॉमा तक का अलग अलग महत्व होता है। तो हर चीज़ का उल्लेख इतना स्पष्ट होना चाहिए कि उसके दो तरह के व्याख्या या अलग अलग तरह की व्याख्या की गुंजाइश न हो। तो यहाँ पर और इसीलिए पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर शब्द विन्यास और कॉमा फुल स्टॉप तक किसको कहाँ पर किसके आगे या पीछे लिखा गया है, हर चीज़ का महत्व होता है। तो यहाँ पर कहा गया संपत्ति का या उस पर अधिकार का अधिग्रहण। राज्य किसी की संपत्ति अधिग्रहित कर सकता है, या संपत्ति तो उसी के नाम से रहेगी, उसी के पास रहेगी, लेकिन उसका अधिकार अधिग्रहित कर सकता है कि भाई जमीन तुम्हारे नाम से रहेगी, प्रोप्राइटरी तुम्हारी रहेगी, या फैक्ट्री तुम्हारी रहेगी तो प्रोप्राइटरी तुम्हारी रहेगी, लेकिन उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं रहेगा। ओनर हो लेकिन तुम उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, संपत्ति का अधिग्रहण, प्रॉपर्टी का एक्विजिशन, या उस पर राइट्स का एक्विजिशन। प्रॉपर्टी उसी नाम से रहेगी लेकिन उसके उपयोग का अधिकार नहीं रहेगा। ऐसा कोई कानून होगा। सीमित अवधि के लिए संपत्ति का प्रबंधन, लिमिटेड पीरियड के लिए किसी भी प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट। लिमिटेड पीरियड के लिए का क्या मतलब होता है, और कोई भी मेरे प्रॉपर्टी का प्रबंधन राज्य क्यों करेगा। यहाँ पर जब हम लोग संपत्ति के प्रबंधन की बात करते हैं तो अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे, लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि जिस वक्त ये संविधान में संशोधन किया गया था, अनुच्छेद, ये पहला ही संविधान संशोधन था जो 1951 में ले आया गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और 1951 में ही पहला संशोधन हुआ, जिसके बाद 31A को जोड़ा गया था। तो संपत्ति तब मौलिक अधिकार हुआ करते थे और राज्य मुझे संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता था। तो इसीलिए इन सेविंग्स की जरूरत पड़ी। अब होता है सीमित अवधि के लिए संपत्ति का प्रबंधन, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। एक उदाहरण, काल्पनिक उदाहरण है, मेरे पास एक फैक्ट्री है, बड़ी सी फैक्ट्री है जिसमें 1500 या 2000 लोग काम करते हैं। इसके अलावा जब भी कोई फैक्ट्री होती है तो एंसिलरीज, उसके सहायक बहुत सारे उद्योग धंधे छोटे मोटे हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, उससे जुड़े हुए बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। किसी भी कारण से पैसे की कमी हो सकती है, लापरवाही हो सकती है, योग्यता की कमी हो सकती है, और इस कारण से फैक्ट्री का प्रबंधन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, फैक्ट्री सही ढंग से नहीं चल रही है, घाटे में जा रही है, और ऐसी नौबत आ सकती है कि फैक्ट्री बंद हो जाए। मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी फैक्ट्री है, बंद हो जाए क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मसला ये होता है कि उस फैक्ट्री से 1500-2000 हजार लोग सीधे सीधे, और हो सकता है 1500-2000 हजार लोग अप्रत्यक्ष तरीके से उससे जुड़े हुए हैं, यानी उतने परिवार जुड़े हुए हैं। फैक्ट्री बंद होती है तो केवल मेरा फर्क नहीं पड़ता, और हो सकता है कि तो प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए, लेकिन ये जो 2,500-3 हजार लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इन पर निर्भर परिवारों का क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में राज्य थोड़े समय के लिए संपत्ति का प्रबंधन अपने हाथ में ले सकती है कि भाई तुमसे ये फैक्ट्री नहीं चल रही है, ठीक है, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 8 साल के लिए, जैसे भी व्यवस्था हो हम इसको संभालेंगे और हम इसको रिवाइव करेंगे। रिवाइव करने के बाद सीमित अवधि के लिए तो हो सकता है कि वापस कर दिया जाए, उसके टर्म्स कंडीशंस तय हो गए, लेकिन सीमित अवधि के लिए संपत्ति के प्रबंधन का मतलब ये होता है ऐसी परिस्थितियों में सीमित समय के लिए किसी की प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट अपने हाथ में राज्य ले सकता है। 2 या अधिक निगमों का समामेलन, निगम यानी कॉर्पोरेशंस, यहाँ पर कॉर्पोरेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मैंने कॉर्पोरेट लिखा है। यहाँ कॉर्पोरेशन मतलब नगर निगम, नगर पालिका वाला नगर निगम नहीं है। यहाँ पर मंडल निगम के सेंस में निगम शब्द का इस्तेमाल किया गया। बड़ी बड़ी कंपनियां, कॉर्पोरेट्स जिनको हम लोग कहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, उस अर्थ में निगम कहा गया है। और समामेलन यानी अमलगमेशन, संविधान में शब्द इस्तेमाल किया गया अमलगमेशन, लेकिन जिसको हम लोग व्यवहार में कहते हैं मर्जर, विलयन, 2 अलग अलग कंपनियां मिल जाती हैं। जैसे अभी ही का उदाहरण है, पिछले 2 से 3 सालों में बहुत सारे बैंक आपस में मर्ज किए गए। किसी एक समय में 7 या 8 बैंक मिला करके एक बैंक बनाया गया था। अभी आखिरी मर्जर हुआ था, 13 बैंकों को मिला करके एक बैंक बनाया गया था। तो ये अलग अलग बैंक तो जो एक दूसरे में मर्ज हो गए, समामेलन हुआ उनका, वो एक दूसरे में अमलगमेट हो गए। तो बैंक तो सरकारी नहीं होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य के होते हैं, राज्य की राशि उसमें लगी हुई होती है। कई बार प्राइवेट बैंक्स भी हो सकते हैं,
ऐसे ही प्राइवेट कंपनीज हो सकती हैं। तो अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जिससे दो कंपनियों को मर्ज किया जाता है आपस में, एक काल्पनिक उदाहरण हम लोग फिर से लेते हैं कि आपको याद होगा कि पहले छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल हुआ करता था, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अब वो सीएससी भी कई अलग अलग हिस्सों में बंट गई है। एक हिस्सा उसका प्रोडक्शन का काम देखता है, एक हिस्सा उसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखता है। CSPDCL कहता है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, वो केवल विद्युत वितरण करती है। एक हिस्सा विद्युत का उत्पादन करती है, एक हिस्सा उसका खरीद बिक्री करती है, उसके पैसे लेने का काम करती है। कल को फिर से ये बात हो कि इन तीनों को मिलाकर के वापस हमको CSC भी बना देना है, तो वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वो राज्य का है। लेकिन प्राइवेट मामलों में भी अगर किसी को ऐसे मर्जर करने की जरूरत हो तो कोई कानून ऐसा हो जो दो या अधिक कॉरपोरेट्स को मर्ज करती हो, उनको प्रोटेक्शन दिया गया है। निगमों के पदाधिकारियों और शेयर धारकों को मताधिकार से वंचित करना, ये एक बड़ी चीज होती है। आमतौर पर कंपनी एक्ट में हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है और हमको उससे लेना देना नहीं है। लेकिन सामान्यतः कंपनियों में हर उस व्यक्ति को जिसका 1% या उससे ज़्यादा का शेयर है, जो 1% से ज़्यादा का शेयर होल्डर है, उसको वोटिंग राइट होते हैं कंपनी में। हर 1% वोट, हर 1% शेयर 1 वोट के बराबर होता है। तो 100% शेयर के हिसाब से 100% वोट हो जाते हैं। तो ये जो शेयर धारक होते हैं, जो वोटिंग का मतलब है कि उस कंपनी के प्रबंधन में, शेयर का मतलब ही है कि वो पैसा भी लगा रहे हैं और इसीलिए मैनेजमेंट में उनका से होगा, उनकी बात सुनी जाएगी, उनका अधिकार होगा, उनके व्यूज लिए जाएंगे। तो निगम के पदाधिकारियों और शेयर धारकों को मताधिकार से वंचित कर रहा, कोई ऐसी स्थिति आ सकती है जब राज्य चाहे कि नहीं साहब आप लोगों का मैनेजमेंट में कोई दखल नहीं रहेगा। जो ऊपर की बात है उसी से जुड़े, जो सीमित समय के लिए प्रबंधन जो हाथ में लेते हैं, कई बार ये भी हो सकता है कि नहीं साहब आप लोगों से नहीं होता, इसलिए हम आपको ओपिनियन नहीं लेंगे, हम कोई अलग व्यवस्था बना करके देंगे। तो उनको शेयर धारकों को मताधिकार से वंचित करना, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो होती है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होती है, उसमें जो वोटिंग राइट है उससे वंचित किया जाना। ऐसा कोई अगर कानून बनता है या कोई आदेश बनता है तो उसकी सेविंग से। और आखिरी है खनिजों की खोज अथवा खान के लिए करार लीज या पट्टे को रद्द करना। ये याद रखिए कि हम लोग 1951 की बात कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता था कि राज्य के पास उस समय 1950 से 51 के समय में भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, आर्थिक स्थिति। तो प्राइवेट सेक्टर्स को हो सकता था या कभी दिया भी गया होगा। अभी हाल में भी आपने सुना होगा कि कोयला खदानों को लीज पर दिया गया है प्राइवेट ऑपरेटर्स को, जो ढेर सारे कोयला खदान है, ताकि सरकार अपना पैसा उसमें खर्च ना करे, वो सेल आउट कर दे या लीज कर दे और फिर लोग उससे अपना कोयला निकालें और बेचें और अपना व्यवसाय करें, उनका व्यापार हो गए। तो अगर ऐसे खदानों को खोजने के लिए, खनन करने के लिए लीज या कोई पट्टा दिया जाता है या कोई लाइसेंस दिया जाता है, कोई एग्रीमेंट किया जाता है, तो उसको भी रद्द किया जाना। आमतौर पर इस तरह के जो भी एग्रीमेंट राज्य के साथ होते हैं वो सब ऑफिशियल और लीगल चीज़ें होती हैं। आप कानून बना के आसानी से किसी को, मैंने बहुत सारा पैसा लेकर के किसी, सपोज एक कोयला खदान मैंने खरीदा, अभी आपको ध्यान में होगा कि कोयला खदानों को जो लीज पर दिया गया था तो बहुत बड़े घोटाले की बात आई थी। ये माना गया था कि उसमें कुछ न कुछ उल्टा सीधा हुआ, तो बहुत सारे लीज रद्द किए गए और नए सिरे से उनकी ऑप्शनिंग हुई थी, नए सिरे से उनकी नीलामी की गई थी। तो ये एक लीगल एग्रीमेंट होता है। उसके बाद आप अचानक कहेंगे कि हम आपको नहीं देंगे, किसी ने करोड़ों रुपए दे करके खरीदा, फिर आप कहते हैं हम आपको खत्म नहीं करने देंगे, तो वो केस कर सकता है। तो ऐसे मामलों में भी सेविंग्स दी गई, व्यावृत्ति दी गई, आवरण दिया गया कि ऐसे किसी कानून को संपत्ति से वंचित करने के कारण खारिज नहीं किया जाएगा। तो ये सेविंग्स है। तो इन जो 5 बिंदु हैं जो 31 क ख ग अंग में मैंने मेंशन किया है, वे 5 प्रकार के कानून अगर बनाए जाएं तो केवल इस आधार पर गलत नहीं ठहराए जाएंगे, असंवैधानिक नहीं ठहराए जाएंगे अनुच्छेद 12 के कारण, 12 के तहत, कि वो संपत्ति के मौलिक अधिकार का हनन करते हैं। याद रहे कि तब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, तो केवल उस कारण से उनको खारिज नहीं किया जाएगा। ये उनकी सेविंग्स थी। तो ये जो सेविंग्स लॉ के बारे में मैंने लिखा था, पहले संशोधन में ही 1951 में ही इसको शामिल कर दिया गया था, क्योंकि उसी वक्त ये महसूस होने लगा था कि इसके चलते दिक्कत हो सकती है। और आपको याद होगा कि जब जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लाया गया था, तो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम को बहुत क्रांतिकारी
कानून माना गया था, क्योंकि जमींदारी प्रथा हमारे यहाँ शोषण का एक माध्यम बनी हुई थी, तो उसको समाप्त किया जाना था। ये आज़ादी के पहले से, आज़ादी की लड़ाई के समय से ही ये चिंतन का हिस्सा थी। लेकिन न्यायपालिका ने जमींदारी उन्मूलन अधिनियम को इसलिए निरस्त कर दिया क्योंकि वह संपत्ति के अधिकार का हनन करता था। तो उस वक्त जो लोग थे उनको ये लगा कि मौलिक संपत्ति का मौलिक अधिकार परेशानी पैदा कर सकता है, इसलिए 1951 में ही इस प्रावधान को ले आया गया था। और ये क्यों जरूरी हुआ था, जिसका मैंने जिक्र भी किया था कि अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख था, और आप किसी को संपत्ति से वंचित करने जाते और वो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में खड़ा हो जाता कि मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा, और वो प्रावधान खत्म हो जाते। इसलिए ये सेविंग्स दी गई। इसमें ये साफ साफ मेंशन किया गया कि अनुच्छेद 14 एवं 19 से असंगत होने के बावजूद, 14 और 19 समानता और स्वतंत्रता से असंगत होने के बावजूद कोई कानून असंवैधानिक घोषित नहीं होगा। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मेरी स्वतंत्रता है, मेरा रोजगार का अधिकार है, कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मेरी समानता के अधिकार का हनन हो रहा है, और संपत्ति के मौलिक अधिकार तो था ही तब। तो उसमें यह उल्लेख है कि इन दो प्रावधानों से असंगत होने के बावजूद वो असंवैधानिक घोषित नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर जो चौथे पॉइंट में लिखा हुआ है वो ऐसे समझें कि मान लीजिए कोई राज्य ऐसा कानून बनाता है, एक तो संघ करता है यानी संसद से पारित कोई कानून होगा, और विधानमंडल कोई कानून बनाए। विधानमंडल यानी जहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों है वहाँ विधानमंडल, और जहाँ एक सदस्यीय विधानसभा और विधानसभा, एक सदनीय विधानसभा, दोनों ही सदनों में लोग विधानमंडल कहते हैं टेक्निकली, एक सदनीय विधानमंडल और द्विसदनात्मक विधानमंडल। लेकिन व्यवहार में जहाँ केवल विधानसभा, तो लोग विधानसभा ही बोलते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में विधानमंडल नहीं कहते, विधानसभा कहते हैं। लेकिन एक शब्द में अगर हम लोग कहें विधानमंडल, तो छत्तीसगढ़ की विधानसभा भी आ जाएगी, और महाराष्ट्र के विधानसभा विधान परिषद दोनों सदन मिलाकर के जो होता है तो वो भी शामिल हो जाएगा। तो विधानमंडल अगर कोई कानून ऐसा पारित करता है तो राष्ट्रपति से अनुमोदन के बाद ही उसको इस सेविंग्स का फायदा मिलेगा। राज्यपाल ने अनुमोदित कर दिया तो वो कानून तो बन जाएगा, लेकिन वो अनुच्छेद 31 का 31A का आवरण, उसका सुरक्षा कवच उसको नहीं मिलेगा जब तक वह राष्ट्रपति से अनुमोदित ना हो जाए। तो राष्ट्रपति से अनुमोदन के बाद ही विधानमंडलों के बनाए हुए कानून को ये सेविंग्स मिल सकेगी। इसके बाद आता है अनुच्छेद 31B, अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण, वैलिडेशन ऑफ एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। अब यहाँ पर बात आती है, वहाँ पर सेविंग्स थी, उनको बचत दिया गया था, सुरक्षा दी गई थी, और यहाँ पर यह दिया गया है कि कैसे वो वैलिड होंगे। वो मालूम है कि वो गलत है, मालूम है कि असंवैधानिक है, मालूम है कि मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, इसके बावजूद वो वैलिड होंगे। तो अनुच्छेद 31B से ही शेड्यूल 9 अनुसूची 9 का प्रादुर्भाव हुआ। संविधान में पहली बार शेड्यूल, उस समय तक 8 अनुसूचियां थीं। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र है, 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दिए गए हैं कार्यों के विभाजन को लेकर के। 9वीं अनुसूची 31 को जोड़ने के बाद शामिल की गई, और इसका महत्व यह था कि ऐसे कानून, एक्ट्स एंड रेगुलेशंस जो अनुसूची 9 में शामिल किए जाएंगे वे असंवैधानिक होते हुए भी, मौलिक अधिकारों का हनन करते हुए भी, या सीमित करते हुए भी, या बाधित करते हुए भी असंवैधानिक घोषित नहीं होंगे। विवाद तब यह था कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हम लोग आगे किसी लेक्चर में उनकी चर्चा करेंगे, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना है और मौलिक अधिकार उसमें आड़े आते हैं, तो क्या किया जाएगा? मौलिक अधिकार व्यक्तियों के होते हैं, इंडिविजुअल्स के, नागरिक या व्यक्ति जो भी कहना चाहे वो इंडिविजुअल के होते हैं, इकाई के। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो समाज के लिए है, सामूहिक है, व्यापक है। तो एक के हित के लिए अनेक की या समूह की बलि चढ़ाई जाए, या समूह का हित देखने के लिए एक की बलि चढ़ाई, ये विवाद बहुत लंबा खिंच सकता है, और हर कोई अपना अपना ओपिनियन दे सकता है। ओपिनियन इस पर भी निर्भर करता है कि हम इनके किस ओर खड़े हैं। लेकिन इसीलिए सरकार की ओर से राज्य में यहाँ हम लोग व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को शामिल करें, जो राज्य की परिभाषा में है, उनकी ओर से समूह को प्राथमिकता देने की बात हुई। इसलिए अनुसूची 9 लेकर के आया गया, उसका कंसेप्ट दिया गया कि जिन
कानूनों और विनियमों को, रेगुलेशंस को हम उसमें डाल देंगे, वो असंवैधानिक होने के बावजूद, न्यायालय द्वारा प्रतिकूल निर्णय के बावजूद न्यायपालिका घोषित भी कर दे कि साहब यह संवैधानिक और मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तब भी वो विधि मान्य, लीगल बने रहेंगे, वो वैलिड रहेंगे। और ये कब तक बने रहेंगे? जब तक संविधान में संशोधन करके उसको अनुसूची 9 से हटा न दिया जाए या उसको समाप्त ही न कर दिया जाए। यानी जब तक वे अनुसूची 9 में, शेड्यूल 9 में उनका जिक्र रहेगा, तब तक वे वैलिड एक्ट बने रहेंगे, किसी भी मौलिक अधिकार का हनन करने के बावजूद। ये बहुत बड़ी सेविंग्स थी। और तब शुरुआती समय में तो शेड्यूल 9 में केवल भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान डाले गए थे, लेकिन बाद में बहुत सारे कई राज्यों में 50% से अधिक आरक्षण दिया गया, तो उसको भी अनुसूची 9 में डाला गया है। तो उस पर विवाद हो सकता है, लेकिन कई बार ऐसा लगने लगा जैसे अनुसूची 9 का दुरुपयोग हो रहा है। न्यायपालिका को स्कर्ट करने के लिए अब जो अनुच्छेद 12 में जो प्रावधान दिए गए हैं, उनको उनसे स्किप करने के लिए, उनसे बचने के लिए शेड्यूल 9 का सहारा लिया जाने लगा। लेकिन उसमें ये साफ साफ उल्लेख है कि न्यायालय द्वारा प्रतिकूल निर्णय के बावजूद न्यायालय ये घोषित भी कर दे कि असंवैधानिक है, तब भी वो शेड्यूल 9 में होने के कारण वो वैलिड बने रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण था 31C। हम लोग जिसकी बात अभी कर रहे थे वही 31C 31G में है। निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाले विधियों की व्यावृत्ति, सेविंग्स ऑफ लॉज इफेक्चुएटिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। राज्य के जो नीति निर्देशक दिए गए हैं भाग 4 में, उनको लागू करने के लिए अगर कोई कानून बनता है तो उनकी व्यावृत्ति, उनकी सेविंग्स, उनको एक सुरक्षा आवरण अलग से दिया गया शेड्यूल 9 के अलावा। अब उसका प्रावधान क्या था कि अगर यह साबित हो जाए, राज्य यह कहे, यानी संसद तो खैर नहीं कहती, लेकिन उनकी ओर से सरकार कहती है कि अगर सरकार यह कहे, कार्यपालिका यह कहे कि साहब फला कानून जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में फला तत्व को लागू करने के लिए बनाया गया है, तो अनुच्छेद 14 या 19 से असंगत, यानी समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों से असंगत होने के बावजूद, उसके विपरीत होने के बावजूद असंवैधानिक घोषित नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात थी कि राज्य के निर्देशक तत्वों को इससे प्राथमिकता मिल गई मौलिक अधिकारों के ऊपर, और खास करके समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों के ऊपर, कि अगर ये साबित हो जाता है कि साहब किसी नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए इसको लाया गया है, तो उसके आधार पर उसको इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जा सकेगा। ख में जो लिखा हुआ है उसको बहुत गौर से पढ़िए, उस पर ध्यान देंगे कि वो तिरछे अक्षरों में मैंने लिखा है, कोई विधि इस आशय की घोषणा के बाद न्यायालय के चुनौती के योग्य नहीं होगी। किस आशय की घोषणा? प्रावधान ये किया गया था कि यदि किसी कानून के साथ, किसी लॉ के साथ यह घोषणा जुड़ी हुई हो कि यह कानून राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए बनाया गया है, तो उसको न्यायपालिका में चुनौती ही नहीं दी जाएगी। यानी आपको लगता है कि आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है और आप हाई कोर्ट जाते हैं या आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं कि साहब मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो न्यायपालिका ये पहले पूछेगी कि क्या इसके साथ घोषणा लगी है कि नीति निर्देशक तत्वों के लिए इसको लागू किया गया है। अगर आप कहते हैं हाँ, तो बोलेगी फिर साहब हम इसको नहीं सुन सकते हैं। और अगर आप कहते हैं कि नहीं, ऐसी घोषणा तो इसके साथ नहीं है, तो अब उसके आगे उस पर सुनवाई होगी। ये प्रावधान इसमें किया गया था। लेकिन उपरोक्त ख में, ख को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के प्रकरण में अविधिमान्य घोषित कर दिया गया था। भारत के संविधान में और खास करके राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के बीच के टसल के दौरान बहुत सारे ऐसे न्यायिक निर्णय आए हैं जिनको हम लोग लैंडमार्क कह सकते हैं। उसको सरकार यानी कार्यपालिका और संसद व्यवस्थापिका और दूसरी ओर न्यायपालिका के बीच के टसल के रूप में भी, तनाव के रूप में भी देखा गया था, क्योंकि मौलिक अधिकारों की संरक्षक न्यायपालिका और नीति निर्देशक तत्व डोमेन है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का। उनको जनता के लिए काम करना होता है और मौलिक अधिकार जो हमने कहा इकाई के होते हैं, उनके संरक्षक न्यायपालिका है और न्यायपालिका हमेशा अंतिम निर्णय देती है। तो ये जो टसल था, तो जो
31 ग में यह प्रावधान किया गया कि कोई घोषणा भी हो जाएगी तो उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। एक तरह से न्यायपालिका के अधिकार का अतिक्रमण था या न्यायपालिका को सीमित किया जा रहा था। तो केशवानंद भारती के केस में न्यायपालिका ने इस हिस्से को अविधिमान्य घोषित कर दिया अनुच्छेद 12 के तहत। इसी में केशवानंद भारती के ही मामले में संविधान के लिए बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट लाया गया, संविधान की मूलभूत अवधारणा, और यह कहा गया कि मूलभूत अवधारणा में आप कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। और उसी के तहत इसको माना गया कि आप अनुच्छेद 32 में, हम लोग जिसका जिक्र अगले लेक्चर में करेंगे, अनुच्छेद 32 में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, आप सीधे सीधे उसका अतिक्रमण कर रहे हैं। ये केवल अनुच्छेद 14 और 19 से जुड़ी हुई बात नहीं है, अनुच्छेद 32 से जुड़ी हुई बात है, और इसलिए न्यायपालिका ने उसको खारिज कर दिया। तो मसला ये है कि जब खारिज कर दिया तो हम लोग उसका जिक्र क्यों करते हैं। संविधान में, संविधान की पुस्तक आप कभी भी उठाएंगे तो उसमें यह प्रावधान आज भी लिखा हुआ है। उसके इंग्लिश वर्जन में इटैलिक्स, तिरछे अक्षरों में उसको लिखा जाता है, और हिंदी वर्जन में सामान्य लिपि होती है, लेकिन दोनों पर एक नोट लगाया जाता है जिसमें यह लिखा जाता है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, उसमें प्रकरण क्रमांक लिखा रहता है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने उसको अविधिमान्य घोषित किया है। अगर अविधिमान्य घोषित कर दिया तो संविधान में क्यों है? क्योंकि संविधान में कोई भी चीज जोड़ी जाएगी या हटाई जाएगी या बदली जाएगी केवल संसद द्वारा, व्यवस्थापिका द्वारा। सुप्रीम कोर्ट यह तो कह सकती है कि यह अवैध है, गलत है, मान्य नहीं है, लेकिन संविधान से हटाया जाने का काम संसद का है। आज तक संसद ने उसको हटाया नहीं, इसलिए वो लिखा हुआ है, लेकिन दे आर डेड लेटर्स, उनका कोई महत्व नहीं है, उनकी चर्चा हम लोग केवल चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वे प्रभावी नहीं होंगे। तो ये जो हमारे 31A, B और C लॉज, एक्ट्स एंड रेगुलेशंस की जो वैलिडेशन और सेविंग्स, व्यावृत्ति और विधि मान्यकरण के प्रावधान थे, इन तीन का हमने जिक्र किया, खास करके केशवानंद भारती और शेड्यूल 9। ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो जो 31B और 31C से आते हैं, इनको हमेशा ध्यान रखे जाने की जरूरत है।